तो दोस्तों वेलकम बैक टू CSR मूवीज। दोस्तों MCU और वेनम के फैंस जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो वेनम द लास्ट डांस फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मुझ जैसे वेनम और टॉम हार्डी के फैंस के लिए ये मूवी तो एक डेफिनेटली मस्ट वॉच है। और चूंकि ये वेनम ट्रायलॉजी की फाइनल यानी आखिरी मूवी है, आखिरी चैप्टर है, इस बार स्टेक्स काफी हाई है, इमोशंस और एक्शंस है और भी ज्यादा इंटेंस। लेकिन दोस्तों ये मूवी देखने से पहले आपको इस ट्रायलॉजी की पहली 2 मूवीज देखना जरूरी है। और आपने शायद वो मूवी देखी भी होगी तो शायद उस फिल्म की मेमोरी आपके दिमाग में ब्लर हो चुकी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज इस लास्ट फिल्म को रिलीज होके। तो दोस्तों अगर आपके पास पुरानी 2 मूवीज देखने का टाइम नहीं है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में 2018 में आई पहली वेनम की मूवी और 2021 में आई लेट देयर बी कार्नेज, इन दोनों मूवीज की कहानी शॉर्ट में लेकिन फिर भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको अपना टाइम फिर से पुरानी मूवीज देखने में वेस्ट ना करना पड़े और आप फिर भी द लास्ट डांस, ये आखिरी मूवी, इस ट्रायलॉजी की आखिरी मूवी देखने में मजा आए और ये कहानी समझने में आसानी हो। सो दिस इज श्रीकांत एंड यू आर वॉचिंग CSR मूवीज। तो चलिए अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। दोस्तों वेनम ट्रायलॉजी की पहली फिल्म यानी वेनम रिलीज हुई थी 2018 में। ये मूवी हमें इंट्रोड्यूस कराती है मूवी के लीड कैरेक्टर यानी एडी ब्रॉक से, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। एडी की लाइफ में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन फिर आगे जाकर वो लाइफ फाउंडेशन और उसके CEO यानी कार्लटन ड्रेक, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है रिज अहमद ने, उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है। और कार्लटन ड्रेक को लेकर उसे कुछ ऐसा समझता है जो काफी भयानक है, और उसे ये समझता है उसकी गर्लफ्रेंड एन की वजह से। लेकिन दोस्तों लाइफ फाउंडेशन का CEO ड्रेक काफी पावरफुल होता है और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके वो ड्रेक को उसकी जॉब से निकाल देता है। अपने हीरो को उसकी जॉब से हाथ धोना पड़ता है और इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड का भी यानी एन का भी जॉब चला जाता है और एन इन सब से बहुत नाराज हो जाती है और एडी से ब्रेकअप कर लेती है। और अब एडी की जो अच्छी खासी लाइफ होती है उसके चारों तरफ से लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एडी फिर भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ता और कार्लटन ड्रेक और उसकी कंपनी इन दोनों के पीछे वो लग जाता है और उसके बुरे मकसदों का पर्दाफाश करने में लग जाता है। दोस्तों लाइफ फाउंडेशन के CEO का यानी कार्लटन ड्रेक का मकसद होता है कि वो एलियन सिम्बायोट्स को यूज करके उसे ह्यूमन रेस से मर्ज करे और इन दोनों की मदद से वो पूरी दुनिया पर राज करे। और उसका ये एक्सपेरिमेंट उसकी लाइफ फाउंडेशन कंपनी के रिसर्च लैब में चल रहा होता है। और एक दिन एडी ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हुए लाइफ फाउंडेशन की एक रिसर्च लैब में जा पहुंचता है और वहां पर एक लड़की जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है वो एडी को देखती है और उसे बचाने के लिए पुकारती है। और तब उस लड़की को यानी मारिया को बचाने के चक्कर में वो एलियन सिम्बायोट जो मारिया की बॉडी से जुड़ा हुआ होता है वो एडी के बॉडी में घुस जाता है और मारिया मर जाती है। हालांकि एडी को उस वक्त इस बात का पता नहीं चलता, उसका एहसास उसे नहीं हो पाता और वहां से वो भाग निकलता है। लेकिन उसके बाद एडी को अपने अंदर कुछ अजीब चीजें महसूस होने लगती है और फिर उसकी मुलाकात होती है अपने अंदर छिपे इस एलियन सिम्बायोट से जिसका नाम होता है वेनम। और इस वेनम से मिलते हैं एडी को काफी सारी सुपर ह्यूमन पावर्स, जैसे कि एजिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, हीलिंग एबिलिटीज। लेकिन पावर के साथ और एक बड़ा प्रॉब्लम भी एडी के सामने अब खड़ा हो जाता है। वेनम का हंगर, उसका इनक्रेडिबल एपेटाइट, एडी के नेचर से कंप्लीटली अपोजिट पर्सनालिटी और वेनम का ढेर सारा ईगो और एटीट्यूड। और यही सब चीजें एडी और वेनम के बीच काफी फनी, काफी केओटिक सा मियां बीवी जैसा रिलेशन बना देती है। क्योंकि एक तरफ एडी अपने आप को नॉर्मल रखना चाहता है तो दूसरी तरफ वेनम को होती है खाने की और एडवेंचर की भूख। और इन सब चीजों की वजह से एडी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है ह्यूमैनिटी और वेनम की इस बीस्टली पावर्स को बैलेंस करने की। दूसरी तरफ ड्रेक का प्लान होता है कि वो बाकी के जो बचे हुए सिम्बायोट्स हैं उनको भी अर्थ पर ले आए और पूरी दुनिया पर राज करे। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है, उसे मिलता है एक दूसरा पावरफुल सिम्बायोट जिसका नाम होता है रायट। रायट ड्रेक से जुड़ जाता है क्योंकि ड्रेक बाकी के सिम्बायोट्स को पृथ्वी पर लाने के लिए रायट की मदद करने के लिए तैयार होता है। और होता भी क्यों ना हो, आखिर ड्रेक का मकसद भी वही होता है। और बाकी के सिम्बायोट्स की तरह वेनम भी रायट की तरह ही सिम्बायोट के लिए रहने योग्य जगह ढूंढने के मिशन पर निकला हुआ होता है। लेकिन बाद में जैसे तैसे वेनम एडी की बात मान लेता है, उन दोनों में एक रिलेक्टेंट सा रिलेशन बन जाता है और अब एडी और वेनम दोनों ड्रेक और रायट को उनके मिशन में नाकाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मूवी के क्लाइमैक्स में एडी, वेनम और ड्रेक रायट की एक बड़ी सी फाइट हो जाती है और आखिर में एन की हेल्प से एडी और वेनम काफी मुश्किल से रायट और ड्रेक को हरा पाते हैं, जहां पर अपना हीरो यानी एडी ऑलमोस्ट मर ही चुका होता है।
लेकिन फिर भी वेनम कैसे तैसे एडी से जाकर मिलता है, उससे बॉन्ड कर लेता है और उस स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें ड्रेक और रायट निकल पड़ते हैं स्पेस में दूसरे सिम्बाइट्स को पृथ्वी पर लाने के लिए। और इसी प्रोब यानी स्पेसशिप के ब्लास्ट में वेनम रायट और ड्रेक इन दोनों का खात्मा कर देता है। और दोस्तों ऐसे आखिर में होती है सच्चाई की जीत। तो दोस्तों ये मूवी हम सबको एक सबक सिखा जाती है। डेफिनेटली वी वांट टू जस्ट एंजॉय द फिल्म, नॉट टू हैव एनी मॉरल लेसन्स, लेकिन फिर भी वो सबक होता है अच्छी संगत का असर बुराई को भी बदल सकता है अच्छे काम करने के लिए। एडी की संगत में रहकर वेनम जैसा एक एलियन सिम्बाइट जिसके इरादे काफी बुरे होते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, वो भी अपना रास्ता अपनाई की तरफ बदल लेता है। और यही सीख शायद ये मूवी आपको कहीं ना कहीं अनजाने में दे जाती है। खैर, तो ये थी वेनम के पहले पार्ट के मूवी की कहानी। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी जेल में कैद एक सीरियल किलर यानी क्लेटस कैसिडी का इंटरव्यू लेने के लिए चला जाता है। और एडी जब क्लेटस से बात कर रहा होता है, तब आखिर में क्लेटस एडी को कहता है कि व्हेन आई गेट आउट ऑफ हियर एंड आई विल, देयर इज गोना बी कार्नेज। और दोस्तों यही होता है वेनम के अगले पार्ट यानी लेट देयर बी कार्नेज का नया खतरा, एक नया विलन। और यहीं पे ये मूवी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अब बात करते हैं वेनम लेट देयर बी कार्नेज इस मूवी की। दोस्तों 2018 में वेनम मूवी से शुरू हुई इस ट्रायोलॉजी का सेकंड पार्ट आया था 2021 में। और जैसा कि फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा, इस पार्ट में हमें देखने को मिलने वाला है क्लेटस कैसिडी का टेरिफाइंग विलेनियस सिम्बायोटिक वर्जन यानी कि कार्नेज। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1996 के सेंट एस्टेस रिफॉर्म स्कूल से, जहां पर हम देखते हैं यंग क्लेटस कैसिडी और फ्रांसिस बैरिसन को एक जेल में कैद। और यहीं पर क्लेटस और फ्रांसिस की मुलाकात होती है, यहीं पर वो एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इन दोनों की एक ट्विस्टेड प्यार की शुरुआत यहाँ से होती है। दोस्तों फ्रांसिस के पास कुछ सुपर पावर्स होती है, उसके पास सोनिक एबिलिटीज होती है जो काफी डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाती। और उस वजह से फ्रांसिस को एस्टेस रिफॉर्म स्कूल से रेवनक्रॉफ्ट में ट्रांसफर किया जाने वाला होता है। लेकिन जब फ्रांसिस को सेंट स्टेस रिफॉर्म स्कूल से रेवनक्रॉफ्ट लेकर जा रहे होते हैं, वो रास्ते में वहां से अपनी सुपर पावर्स का यूज करके भागने की कोशिश करती है। लेकिन एक यंग ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन उसको शूट कर देते हैं और उसके आंख में गोली लग जाती है। लेकिन वहां पर फ्रांसिस मरती नहीं है, वहां से वो बच जाती है, लेकिन उसे रेवनक्रॉफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों यही इंसिडेंट कहीं ना कहीं फ्रांसिस और क्लेटस की रिवेंज स्टोरी का बेस बन जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में क्लेटस को उसके सीरियल किलिंग्स के लिए डेथ सेंटेंस दिया जाता है और ये न्यूज फ्रांसिस तक रेवनक्रॉफ्ट में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसे लिखा होता है हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी अपने हीरो एडी ब्रॉक ने। और ये न्यूज पढ़कर, ये आर्टिकल पढ़कर फ्रांसिस को भी काफी गुस्सा आता है और अब ये दोनों मिलकर इस मूवी में मचाने वाले होते हैं आतंक, नरसंहार। जी हाँ दोस्तों, नरसंहार ये काफी हेवी वर्ड लगता है, लेकिन कार्नेज का लिटरल मीनिंग यही होता है। खैर, अब आते हैं एडी ब्रॉक और वेनम की तरफ। पहली मूवी के बाद एडी और वेनम इस मूवी में भी अपना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जारी रखते हैं। एडी और वेनम अभी भी एक दूसरे के कंप्लीट अपोजिट पर्सनैलिटी से तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक तरफ होता है वेनम, जिसे चाहिए होता है फ्रीडम, एक्शन और एडवेंचर से भरपूर लाइफ, और दूसरी तरफ होता है हमारा एडी, जिसे चाहिए होती है एक सीधी सादी सी नॉर्मल सी जिंदगी। और इसी वजह से इन दोनों के बीच हमेशा एक नोकझोंक होती रहती है, जिस वजह से एडी तो परेशान होता है, लेकिन हम ऑडियंसेस को उन दोनों का ये रोमांस, उन दोनों की ये नोकझोंक काफी पसंद आती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच का ये बैंटर, ये नोकझोंक ही इस स्टोरी का असली चार्म है। Eddie? What was that? Oh, I have a parasite. Yeah. Name is Jen. Parasite? Yeah, it's the term of endearment. That's all. Apologize! No. Apologize! All right, fine. I'm sorry. So. एडी और वेनम के इस नोकझोंक के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती रहती है। और अब पिक्चर में आते हैं क्लेटस कैसिडी, जो कैरेक्टर प्ले किया है वुडी हैरेल्सन ने। तो दोस्तों अब आते हैं प्रेजेंट डे में। हमारे यंग ऑफिसर जिसने फ्रांसिस को आंख में शूट किया होता है, वो अब डिटेक्टिव बन चुका है। और अब ये डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन एडी ब्रॉक से क्लेटस से बात करने के लिए कहता है, क्योंकि क्लेटस को सिर्फ एडी से ही बात करनी होती है, उसके अलावा वो किसी से भी बात करना नहीं चाहता। और फिर एडी क्लेटस कैसिडी से मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए जेल में पहुंच जाता है, जो कि हम सब ने फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी देखा था। और इसी इंटरव्यू या फिर मुलाकात के दौरान हुई बातचीत से वेनम को समझ जाता है कि क्लेटस ने अपने सारे विक्टिम्स की बॉडीज कहाँ पर छुपाई है। और फिर वेनम एडी को ये सब कुछ बता देता है और फिर इसके बारे में एडी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश करता है। जी हाँ, वही आर्टिकल जिसे पढ़कर फ्रांसिस को क्लेटस कैसिडी के डेथ सेंटेंस के बारे में पता चलता है। और इन सब चीजों की वजह से एडी ब्रॉक के करियर को एक बूस्ट मिल जाता है। खैर, तो अब जब क्लेटस को डेथ सेंटेंस मिल चुका होता है, क्लेटस चाहता है कि एडी उसके डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूशन को अटेंड करे।
और जब एडी वहां जाता है, क्लेटस जानबूझ के एडी को प्रोवोक करने के लिए उसकी इंसल्ट करता है और एडी की हो रही इस इंसल्ट की वजह से वेनम को गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर क्लेटस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और इसी बीच क्लेटस एडी के हाथ को पकड़कर उसको काट लेता है और एडी को काटने की वजह से वेनम के सिम्बायोट का थोड़ा सा पार्ट उसके शरीर में चला जाता है और बाद में एडी वहां से निकल जाता है। लेकिन एडी और वेनम के बीच अब एक लड़ाई हो जाती है क्योंकि वेनम को काफी सारा फ्रीडम चाहिए होता है, एडवेंचर चाहिए होता है, उसको अपनी भूख मिटाने के लिए और ज्यादा क्रिमिनल्स को मारने की वो इच्छा करता है। लेकिन एडी इस चीज से इनकार कर देता है और इस वजह से वेनम एडी को छोड़कर निकल जाता है, उससे अलग हो जाता है। दूसरी तरफ एडी को बाइट करने की वजह से क्लेटस के अंदर वेनम का एक छोटा सा पीस एंटर हो जाता है और वेनम के इसी छोटे से पीस से म्यूटेट होकर एक नया बड़ा और डेंजरस सा रेड कलर का सिम्बायोट पैदा हो जाता है जिसका नाम होता है कार्नेज। और ये नया सिम्बायोट यानी कार्नेज वेनम से भी कई ज्यादा पावरफुल, वायलेंट और ब्लड थर्स्टी होता है। दूसरी तरफ होता है क्लेटस कैसिडी जिसका भी नेचर काफी वायलेंट, केओटिक और साइकोटिक ऐसा होता है और उसके इसी ट्विस्टेड पर्सनालिटी को कार्नेज के रूप में एक परफेक्ट मैच मिल चुका होता है और कार्नेज के साथ मिलकर कैसिडी अब अनस्टॉपेबल हो जाता है। वो पूरे जेल में तहस नहस मचा देता है और वहां से भाग निकलता है। जेल से भागने के बाद कार्नेज की वजह से बेइंतहा पावरफुल बना क्लेटस रेवनक्रॉफ्ट जाके फ्रांसिस को भी वहां से छुड़ा लेता है, उसको वहां से भगा लेता है, जिसके बदले वो कार्नेज को एडी और वेनम को खत्म करने में उसकी मदद करने वाला होता है। और अब ये दोनों प्रेमी यानी क्लेटस और फ्रांसिस मिलकर एडी और वेनम का खात्मा करने का प्लान बनाते हैं। इसके बारे में डिटेक्टिव मुलिगन को पता चल जाता है और वो एडी को इसके बारे में वार्न करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन पैट्रिक मुलिगन को एडी पर ही कुछ शक होने लगता है कि एडी के साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है, जिसकी वजह से वो एडी को अरेस्ट कर लेता है। जेल में जाने के बाद एडी एन को उसका लॉयर बनाता है और उसे कांटेक्ट करके उसे बताता है कि वेनम उससे अलग हो चुका है और उसे वेनम की काफी जरूरत है। उसके बाद एन वेनम का पता लगाती है जो फिलहाल मिसेस चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, वही मिसेस चेन जिनके सुपर स्टोर में वेनम एक क्रिमिनल को कच्चा खा जाता है। दोस्तों, एन वेनम को एडी की सिचुएशन के बारे में बताती है और उसे एडी के साथ फिर से जुड़ने के लिए, फिर से बॉन्ड करने के लिए कन्विंस भी कर लेती है। और फिर वेनम एन के शरीर में घुसकर एडी से मिलता है और फिर से एडी के साथ जुड़ जाता है और फिर वो दोनों पुलिस कस्टडी से भाग निकलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्लेटस ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन को होस्टेज बनाता है और फ्रांसिस एडी की एक्स गर्लफ्रेंड एन को। और इन दोनों को लेकर क्लेटस और फ्रांसिस पहुंच जाते हैं ग्रेस कैथेड्रल चर्च में, जहां पर इन दोनों का शादी करने का प्लान होता है। और अब आता है फाइनल शोडाउन का टाइम। क्लेटस और फ्रांसिस का पीछा करते हुए एडी और वेनम पहुंच जाते हैं इसी चर्च में, जहां पर इन दो दुनिया के सताए हुए प्रेमियों को, जो बाद में क्रिमिनल्स बन जाते हैं, उनकी शादी की तैयारी हो रखी थी। और ये शादी वाला माहौल खराब करने पहुंच जाता है, टपक पड़ता है हमारा वेनम। और ये चर्च जहां पर शादी होने वाली होती है वो बन जाता है इन दो डेडली जानवरों के बीच के डेडली फेस ऑफ का प्लेग्राउंड। दोस्तों, फ्रांसिस शुरुआत में अपनी सुपर पावर का यूज करके अपनी सोनिक स्क्रीम से वेनम की सुपर पावर्स को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन उस वजह से कार्नेज को भी प्रॉब्लम होती है, उसकी भी पावर्स कम होती है, वो भी कमजोर फील करता है और इस वजह से कार्नेज काफी गुस्सा होता है और फ्रांसिस को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। और फिर वेनम और कार्नेज के बीच एक लंबी लड़ाई होती है जिसमें कार्नेज वेनम पर काफी ओवर पावर हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। लेकिन फिर वेनम फ्रांसिस को उसकी सोनिक पावर्स यूज करने के लिए उसे प्रोवोक करता है, जिससे फाइनली फ्रांसिस प्रोवोक हो भी जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वेनम फाइनली कार्नेज और क्लेटस को अलग करने में कामयाब हो जाता है और वो फाइनली कार्नेज के साथ साथ क्लेटस के आतंक का भी खात्मा कर देता है। और दोस्तों, इस तरह से फिर से एक बार एडी और वेनम मिलकर बुराई का खात्मा कर देते हैं। इस पूरे वाक्य के बाद एडी और वेनम अब दोनों मिलकर एक ताकत बन जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की अहमियत पता चल जाती है और दोनों एक दूसरे का साथ देने का तय करते हैं और वो अब तैयार होते हैं एक नए एडवेंचर के लिए। दोस्तों, ये थी इस मूवी की कहानी और अब आते हैं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन पर। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम और एडी एक पुराने से मकान के बेड पर आराम करते हुए टीवी देखते दिखाई देते हैं, जहां पर एडी बाद में वेनम को उसके बारे में डिटेल में जानने के बारे में बात करता है। और जब वेनम उसे अपनी दुनिया के बारे में बताने या फिर दिखाने वाला ही होता है, तब सामने से एक बहुत तेज ब्राइट लाइट दिखाई देती है और उस ब्राइट लाइट में वेनम और एडी टेलीपोर्ट होकर किसी और यूनिवर्स में चले जाते हैं। एडी को यह सब रियलाइज होता ही है तब वो टीवी पर स्पाइडरमैन को देखता है, जहां पर जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन की असली तस्वीर यानी आइडेंटिटी रिवील करते हुए दिखाई देती है, यानी पीटर पार्कर का फेस रिवील करते हुए नजर आती है। यानी कि वेनम अब जा पहुंचा है स्पाइडरमैन की दुनिया में। और दोस्तों, इस पोस्ट क्रेडिट सीन से सोनी वालों ने हमें टीज किया था वेनम और स्पाइडरमैन के पॉसिबल फेस ऑफ से, और इस ट्रायलॉजी की आखिरी फिल्म में वो दोनों एक दूसरे से भिड़ सकते हैं या फिर शायद दोनों मिलकर किसी और नई ताकत से, किसी और नए
दुश्मन से साथ में मिलकर भिड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये बताने की कोशिश उन्होंने इस पोस्ट क्रेडिट सीन से की है। और दोस्तों यही था वेनम ट्रायोलॉजी की पहली 2 मूवीज का रिकैप। और दोस्तों ये पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाकर सोनी वालों ने ऑडियंसेस के बीच डेफिनेटली एक इंटरेस्ट पैदा किया था, लेकिन क्या वो आगे जाके सही में होने वाला था? इसके लिए हमें इंतजार करना था इस ट्रायोलॉजी की आखिरी मूवी का, यानी वेनम द लास्ट डांस का, जो फाइनली अब थिएटर में रिलीज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों सोनी वालों ने फिर से अपना तिकड़म चला दिया है। उन्होंने स्पाइडरमैन और वेनम के इस पॉसिबल फेस ऑफ से हमको फिर से दूर रखकर मार्वल के एक और नए खतरनाक विलन से इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका नाम है नल, जो कि हमने ट्रेलर और टीजर में देखा था। और इसी की स्टोरी हमें देखने को मिलने वाली है वेनम द लास्ट डांस में। सो गाइस, इज इट समथिंग बेटर देन स्पाइडरमैन एंड वेनम्स फेस ऑफ, या फिर ये मूवी एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है? और यही सब जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी वेनम द लास्ट डांस। ये मूवी मैंने ऑलरेडी देख ली है, जिसका रिव्यू वीडियो मैं जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड भी करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपने फीडबैक, अपने सजेशंस शेयर कीजिए। क्या आपने ये मूवीज देखी है? क्या आप वेनम द लास्ट डांस के लिए इंटरेस्टेड हो, ईगर हो? ये कमेंट्स में जरूर बताइए। और आखिर में मेरे चैनल को CSR मूवीज को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके बाय।